वेलकम टू सीधी शिक्षा। मैं डेनी साथ साथ चलिए, जैसे कि हम लोग देख रहे थे क्लास 12 फिजिक्स का हम लोग 13 चैप्टर, जिसके अंतर्गत प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अल्फा बीटा गामा किरणें के बारे में देखे थे। अब चलिए इसका नेक्स्ट वीडियो में उसके आगे का कंटेंट को देखते हैं। हम लोग गामा के बारे में, गामा क्षय के बारे में हम लोग देखते हैं भाई। गामा क्षय किस तरीके से होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, तो किसी रेडियो एक्टिव नाभिक से उच्च ऊर्जा युक्त, किसी रेडियो एक्टिव नाभिक से उच्च ऊर्जा युक्त फोटॉन से सतत ऊर्जन को, फोटॉन से सतत उत्सर्जन को गामा या गामा क्षय कहते हैं। क्या क्षय कहते हैं? गामा क्षय कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग गामा क्षय के बारे में पढ़ रहे हैं भाई। वास्तव में गामा क्षय किस तरीके से होता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। गामा क्षय के बारे में देखते हैं वास्तव में किस बेस पे होता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो किसी रेडियो एक्टिव नाभिक से, कोई भी रेडियो एक्टिव नाभिक होता है, रेडियो एक्टिव नाभिक, कोई भी आप लोगों के पास रेडियो एक्टिव नाभिक है भाई, कोई भी रेडियो एक्टिव क्या है? नाभिक है। कोई भी रेडियो एक्टिव क्या है? नाभिक है, नाभिक होती है। कोई भी रेडियो एक्टिव नाभिक होती है जिस पर उच्च ऊर्जा युक्त फोटॉन जुड़ती है, जिस पर क्या जुड़ती है? उच्च ऊर्जा युक्त फोटॉन जुड़ती है, जिस पर उच्च ऊर्जा युक्त फोटॉन से सतत उत्सर्जन को, 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 फोटॉन के सतत उत्सर्जन को, फोटॉन के सतत उत्सर्जन को, फोटॉन के सतत उत्सर्जन को गामा क्षय कहते हैं। क्या क्षय कहते हैं? गामा क्षय कहते हैं। इसको हम लोग गामा क्षय कहते हैं। चूँकि गामा किरण यहाँ पर जो होती है, आप लोगों की गामा किरण होती है, यहाँ से हम लोग गामा किरण के माध्यम से इस चीज़ को देखते हैं। गामा किरण के माध्यम से इस चीज़ को देखते हैं, किस बेस पे होती है इस चीज़ को। तो गामा किरण के बेस पे इस चीज़ को देखते हैं। तो गामा किरण में फोटॉन का जो विरान होता है भाई, फोटॉन का, ठीक है, गामा किरण के बेस में जो आप लोगों का क्या होता है? फोटॉन का जो विराम द्रव्यमान होता है, क्या होता है? जो विराम द्रव्यमान होता है, क्लियर, जो आप लोगों का विराम द्रव्यमान होता है, ठीक है, फोटॉन का जो विराम द्रव्यमान होता है वह क्या होता है? आपस में शून्य होता है भाई। क्या होता है? आपस में शून्य होता है। तथा ये अनावेशित, तथा ये क्या होती है भाई? अनावेशित होती है। तथा ये क्या होती है? अनावेशित होती है तथा विद्युत रूपेण होती है। क्या होती है? अनावेशित होती है और क्या होती है? विद्युत रूपेण होती है। अनावेशित और विद्युत रूपेण होती है तथा और क्या होती है? उदासीन होती है। और क्या होती है भाई? उदासीन होती है। और क्या होती है? उदासीन होती है। तथा इस नाभिकीय अभिक्रिया में, देखिए, इस नाभिकीय अभिक्रिया में क्या होती है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। इस नाभिकीय अभिक्रिया के बेस पे, इस नाभिकीय अभिक्रिया में मूल नाभिक की जो परमाणु होती है भाई, जो मूल नाभिक की क्या होती है? परमाणु होती है। जो मूल नाभिक की, यहाँ से इस चीज़ को हम लोग यहाँ से लिखते हैं, मूल नाभिक की, यहाँ से मूल नाभिक की क्या होती है? मूल नाभिक की जो परमाणु संख्या होती है, मूल नाभिक की क्या होती है? जो परमाणु संख्या होती है भाई, यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, परमाणु संख्या। मूल नाभिक की क्या होती है? जो आप लोगों की परमाणु संख्या जो होती है वह द्रव्यमान संख्या से क्या होता है? अपरिवर्तित होता है। द्रव्यमान संख्या से क्या होता है? वह अपरिवर्तित होता है। द्रव्यमान संख्या से वह क्या होता है भाई? अपरिवर्तित होता है, अपरिवर्तित होते रहता है। द्रव्यमान संख्या से क्या होते रहता है? अपरिवर्तित होते रहते हैं। तथा अभिक्रिया के पश्चात, इसमें जो अभिक्रिया होती है भाई, इसमें कोई रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन के पश्चात हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तथा अभिक्रिया के पश्चात, इसमें अभिक्रिया के पश्चात कोई नया तत्व नहीं बनता है। इसमें कोई भी नया तत्व नहीं बनता है। कोई भी नया तत्व
कोई भी नया तत्व नहीं बनता है। इसको हम लोग समीकरण के बेस में भी हम लोग इस चीज़ को दर्शाया जाते हैं। तो यहाँ पर गामा किरणों के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, जिसको हम लोग समीकरण के माध्यम से भी अगर इसको दर्शाना चाहेंगे तो इसको समीकरण के बेस पे भी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं इस तरीके से, अगर आप लोगों को ये गामा क्षय के बारे में पता रहेगा तो ठीक है। तो गामा क्षय के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि किसी रेडियो एक्टिव नाभिक से उच्च ऊर्जा युक्त फोटॉन से सतत उत्सर्जन को गामा या गामा क्षय कहते हैं। चूँकि गामा किरण को फोटॉन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है, क्या होता है, शून्य होता है, तथा ये अनावेशित अथवा विद्युत रूपेण उदासीन होता है। अतः इस नाभिकीय अभिक्रिया में मूल नाभिक की परमाणु संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या के अपरिवर्तित मान के क्या होती है, बराबर होती है। द्रव्यमान की क्या होती है, अपरिवर्तित मान के बराबर होती है, तथा अभिक्रिया के पश्चात कोई नया तत्व नहीं बनता है। क्लियर। तो गामा क्षय के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखें, जो कि इसके बेस पे आप लोगों के बेस पे आता है, जो कि गामा क्षय के बेस पे आता है। तो किसी रेडियो एक्टिव नाभिक के बेस अगर इस चीज़ को हम लोग देखते हैं भाई, किसी रेडियो एक्टिव नाभिक के उच्च ऊर्जायुक्त फोटॉन से सतत ऊर्जा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, जो कि उसके गामा किरण के बेस पे होता है। तो इसको हम लोग गामा क्षय के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। क्लियर। आगे देखते हैं भाई, गामा क्षय का कारण, वास्तव में गामा क्षय का कारण किस तरीके से होता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। गामा क्षय का कारण किस बेस पे होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है। तो गामा क्षय का कारण के बेस पे हम लोग देखते हैं, गामा क्षय का कारण किस बेस पे होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। चलिए, गामा क्षय का कारण को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो ये आप लोगों का बीटा क्षय के बेस पे होता है भाई। किस बेस पे होता है, बीटा क्षय के बेस पे होता है। ये आप लोगों का बीटा क्षय या गामा क्षय के पश्चात यहाँ से बीटा क्षय होता है, या फिर गामा क्षय होता है, या फिर गामा क्षय होता है। ठीक है। बीटा क्षय होता है या फिर गामा क्षय होता है के पश्चात संतति नाभिक में, यहाँ से देखिए, के पश्चात संतति नाभिक में उत्तेजित अवस्था में क्या रहते हैं, उत्तेजित अवस्था में ये क्या करते हैं, रहते हैं। ठीक है। लेकिन जब वे अपनी मूल अवस्था या मूल ऊर्जा स्तर पर आ जाते हैं, जब वह किस पे आ जाते हैं, मूल अवस्था पे आ जाते हैं, तब क्या होता है देखते हैं। जब वे अपनी मूल अवस्था या मूल ऊर्जा स्तर में, मूल अवस्था या मूल ऊर्जा स्तर में आ जाते हैं, मूल अवस्था या मूल ऊर्जा स्तर में ये जब आ जाते हैं तो एक या एक से अधिक फोटॉन उत्सर्जित होते हैं। तो यहाँ से एक से अधिक फोटॉन उत्सर्जित होते हैं, एक से अधिक फोटॉन क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं। एक से अधिक फोटॉन उत्सर्जित होते हैं, क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं। ठीक है। तो ये गामा क्षय के कारण के बेस पे आता है। जब इस गामा क्षय के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि बीटा क्षय या गामा क्षय के पश्चात संतति नाभिक उत्तेजित अवस्था में रहते हैं। किस पर रहते हैं, उत्तेजित अवस्था में रहते हैं। किस पर रहते हैं, उत्तेजित अवस्था में रहते हैं। लेकिन जब वे अपनी मूल अवस्था में, देखिए यहाँ से, लेकिन जब वे अपनी मूल अवस्था में या मूल ऊर्जा स्तर में या मूल ऊर्जा स्तर पर आते हैं, तो एक या एक से अधिक फोटॉन उत्सर्जित करते हैं यहाँ से। तो एक या एक से अधिक फोटॉन क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। तो ये उत्सर्जित गामा किरण के बेस पे होता है। तो गामा किरण जैसे कि अल्फा किरण के बेस पे हम लोग उसको एक्सप्लेन किए, बीटा किरण के बेस पे किए, और यहाँ पर हम लोग गामा क्षय के कारण देख रहे हैं। तो वहाँ पर गामा क्षय के कारण के बेस पे जो आप लोगों का बीटा क्षय या गामा क्षय के पश्चात जो संतति नाभिक होती है वह उत्तेजित अवस्था में किस प्रकार की होती है, इसके बारे में हम लोग एनालिसिस करते हैं। ठीक है। तो चलिए इसके आगे के कंटेंट को हम लोग देखते हैं। नाभिकीय ऊर्जा, इसके बाद आता है आप लोगों का न्यूक्लियर एनर्जी के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है, या नाभिकीय ऊर्जा किस प्रकार की होती है। इसको हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई कि ये नाभिकीय ऊर्जा किस तरीके से होती है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं नाभिकीय ऊर्जा के बारे में, जिसको हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी, जिसको हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। नाभिकीय ऊर्जा क्या बोलते हैं, नाभिकीय ऊर्जा
इस चीज़ को बोला जाता है नाभिकीय ऊर्जा। तो चलिए इस नाभिकीय ऊर्जा के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई कि वास्तव में यह नाभिकीय ऊर्जा किस तरीके से होती है, इसके बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं, इस नाभिकीय ऊर्जा के बारे में जानते हैं भाई। क्लियर। चलिए तो इस नाभिकीय ऊर्जा के बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं ये किस बेस पे होता है। तो ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा किसी भारी नाभिक के टूटने पर, किसी भारी नाभिक के टूटने पर, किसी भारी नाभिक के टूटने पर मुक्त ऊर्जा, किसी भारी नाभिक के टूटने पर, ठीक है, किसी भारी नाभिक है, कोई भी भारी नाभिक है, किसी भारी नाभिक यहाँ पर देखिए कोई भी होगा, किसी भारी नाभिक के टूटने पर मुक्त ऊर्जा, टूटने पर मुक्त ऊर्जा, यहाँ से देखिए कोई भी भारी नाभिक टूट रहा है उससे क्या हो रहा है, मुक्त ऊर्जा वहाँ से क्या हो रहा है, व्युत्पन्न हो रहा है या मुक्त ऊर्जा विसर्जित हो रहा है। मुक्त ऊर्जा तथा दो हल्के नाभिकों में से एक भारी नाभिक तथा दो हल्के नाभिकों में से दो हल्के नाभिकों में से ए और बी के रूप में है, दो हल्के नाभिकों में से एक भारी नाभिक के बनने में प्रयुक्त ऊर्जा, ये आप लोगों का भारी है, भारी नाभिक के बनने में प्रयुक्त ऊर्जा क्या होती है, प्रयुक्त आप लोगों की ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिकीय ऊर्जा बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को इस बारे में बता सकते हैं भाई कि नाभिकीय ऊर्जा के बारे में हम लोग इस चीज़ को यहाँ से इस कंटेंट के माध्यम से हम इस चीज़ को बता सकते हैं कि किसी भारी नाभिक के टूटने पर, किसी भारी नाभिक के टूटने पर मुक्त ऊर्जा, किसी भारी नाभिक के टूटने पर मुक्त ऊर्जा तथा दो हल्के नाभिकों से एक भारी नाभिक के, दो हल्के नाभिकों से एक भारी नाभिक के बनने में, दो हल्के नाभिकों के भारी नाभिक के बनने में प्रयुक्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। प्रयुक्त ऊर्जा को क्या बोलते हैं, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। चूंकि यह उस नाभिक के परमाणु के परमाणु से भी संबंधित होती है, अतः इसे परमाणु ऊर्जा भी कहते हैं। अतः इसे क्या भी बोलते हैं, परमाणु ऊर्जा भी कहते हैं। क्लियर। तो परमाणु ऊर्जा के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि नाभिकीय ऊर्जा के बेस पे किसी भारी नाभिक के टूटने पर, कोई भारी नाभिक के टूटने पर, मतलब बहुत बड़ा नाभिक है जिसके भारी नाभिक के टूटने पर, उसी चीज़ को बोला जा रहा है कि किसी भारी नाभिक के टूटने पर मुक्त ऊर्जा तथा दो हल्के नाभिकों से एक भारी नाभिक के बनने में प्रयुक्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। चूँकि यह उस नाभिक के परमाणु से भी क्या होती है, संबंधित होती है। चूँकि यह उस नाभिक के परमाणु से भी क्या होती है, संबंधित होती है, अतः इसे परमाणु ऊर्जा भी कहते हैं। इसको हम लोग नाभिकीय ऊर्जा को क्या ऊर्जा भी कहते हैं भाई, परमाणु ऊर्जा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको हम लोग परमाणु ऊर्जा भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु ऊर्जा भी कहते हैं। तो नाभिकीय ऊर्जा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि किसी भारी नाभिक के टूटने पर मुक्त ऊर्जा तथा दो हल्के भिन्नों से एक भारी नाभिक के बनने में प्रयुक्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। चूँकि यह उस नाभिक के परमाणु से भी संबंधित होता है, अतः इसे परमाणु ऊर्जा भी कहते हैं। तो ये आप लोगों के नाभिकीय ऊर्जा के बेस पे परमाणु ऊर्जा के बेस पे भी आ जाएगा, जिसके अंतर्गत किसी भी भारी नाभिक के टूटने पर मुक्त ऊर्जा तथा दो हल्के नाभिकों से एक भारी नाभिक के बनने में प्रयुक्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। चूँकि यह उस नाभिक के परमाणु से भी संबंधित होती है, अतः इसे परमाणु ऊर्जा भी कहते हैं। अतः इसे क्या बोलते हैं, परमाणु ऊर्जा के नाम से भी जाना जाता है, ये इसको परमाणु ऊर्जा भी कहते हैं। तो नाभिकीय ऊर्जा के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि किसी भारी नाभिक के टूटने पर मुक्त ऊर्जा तथा दो हल्के नाभिकों से एक भारी नाभिक के बनने में प्रयुक्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। चूँकि यह उस नाभिक के परमाणु से भी संबंधित होती है, अतः इसे परमाणु ऊर्जा भी कहते हैं। तो किसी भारी नाभिक के टूटने पर मुक्त ऊर्जा तथा दो हल्के नाभिकों से एक भारी नाभिक के बनने में प्रयुक्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। चूंकि यह उस नाभिक के परमाणु से भी संबंधित होता है, अतः इसे परमाणु ऊर्जा भी कहते हैं। अतः इसे क्या बोलते हैं, परमाणु ऊर्जा भी कहते हैं। तो किसी भारी नाभिक के टूटने पर मुक्त ऊर्जा तथा दो हल्के नाभिकों से एक भारी नाभिक के बनने में प्रयुक्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। चूंकि यह उस नाभिक के परमाणु से भी संबंधित होती है, अतः इसे परमाणु ऊर्जा भी कहते हैं। अतः इसे क्या बोलते हैं, परमाणु ऊर्जा भी कहते हैं। तो नाभिकीय ऊर्जा के अंतर्गत हम लोग इस चीज को देखते हैं कि किसी भारी नाभिक के टूटने पर मुक्त ऊर्जा तथा दो हल्के नाभिकों से एक भारी नाभिक के बनने में प्रयुक्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। चूंकि यह उस नाभिक के परमाणु से भी संबंधित होता है, अतः इसे परमाणु ऊर्जा भी कहते हैं। अतः इसे हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु
का ऊर्जा रूप में भी देखते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग परमाणु ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो नाभिकीय ऊर्जा होती है वो कहीं ना कहीं परमाणु ऊर्जा का काम करती है, जो परमाणु ऊर्जा है वह नाभिकीय ऊर्जा का काम करती है। तो ये था हमारा नाभिकीय ऊर्जा से रिलेटेड। क्लियर, आगे का कंटेंट को देखते हैं। नाभिकीय अभिक्रिया में जो क्यू का मान नाभिकीय अभिक्रिया में होती है, यहाँ पर देखिए नाभिकीय अभिक्रिया में जो क्यू का मान होता है भाई, नाभिकीय अभिक्रिया में जो क्यू का मान होता है वह नाभिकीय अभिक्रिया में अवशोषित अथवा उत्सर्जित ऊर्जा के अवशोषित अथवा उत्सर्जित ऊर्जा के नाभिकीय अभिक्रिया का क्यू का मान कहते हैं। नाभिकीय अभिक्रिया के क्यू का मान को इसके अनुरूप कहते हैं। तो इसके अंतर्गत इसमें नाभिकीय अभिक्रिया के बेस पे ये इसके अकॉर्डिंग आती जाती रहती है। इसके बाद नाभिकीय विखंडन को बोलते हैं। ठीक है, नाभिकीय संलयन को पढ़ लिया। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बेस पे आप लोगों के पास आता है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन किस तरीके से होता है, न्यूक्लियर फिजन किस तरीके से होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का आता है। ये आप लोगों का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इस चीज़ को अच्छे से देखिए, ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को देखते हैं। नाभिकीय विखंडन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, किसके बेस पे देखते हैं, नाभिकीय विखंडन के बेस पे देखते हैं। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन, ये होता है आप लोगों का नाभिकीय विखंडन। वास्तव में नाभिकीय विखंडन किस तरीके से होता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है, जब किसी भारी नाभिक पर, ठीक है, कोई भी भारी नाभिक है भाई, इस तरीके से कोई भी भारी नाभिक है, इस तरीके से देखिए, कोई भी भारी नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है, जिसमें न्यूट्रॉनों की क्या की जाती है, बमबारी की जाती है भाई, न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है, न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है, तो वह लगभग समान आकार वाले, तो वह लगभग समान आकार वाले दो नए तत्वों के, यहाँ से देखिए, दो नए तत्वों के नाभिकों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है, नाभिकों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, नाभिकों में विभक्त हो जाता है। तो इस प्रकार बने नए तत्वों के नाभिकों के द्रव्यमानों का योग मूल नाभिक के द्रव्यमानों से कम होता है। तो जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है, तो वह लगभग समान आकार वाले दो नए तत्वों के नाभिकों में विभक्त हो जाता है, नाभिकों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। इस प्रकार बने नए तत्वों के नाभिकों में, इस प्रकार बने नए तत्वों के नाभिकों के द्रव्यमानों का जो योग होता है, द्रव्यमानों का क्या होता है, जो योग होता है, वह मूल नाभिक के द्रव्यमान से क्या होता है, कम होता है, और द्रव्यमान की यह क्षति समीकरण E=mc² के अनुसार ऊर्जा में क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। तो इसको हम लोग नाभिकीय विखंडन के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं, नाभिकीय विखंडन के रूप में जानते हैं। जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है, बमबारी की जाती है, तो वह लगभग समान आकार वाले दो नए तत्वों के नाभिकों में विभक्त हो जाता है। इस प्रकार बने नए तत्वों के नाभिकों के द्रव्यमानों का योग मूल नाभिक के द्रव्यमानों से कम होता है, और द्रव्यमान की यह क्षति समीकरण E=mc² के अनुसार क्या हो जाता है, उस ऊर्जा में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों के बमबारी की जाती है, तो वह लगभग समान आकार वाले दो नए तत्वों के नाभिकों में विभक्त हो जाता है। इस प्रकार बने नए तत्वों के नाभिकों के द्रव्यमानों का योग मूल नाभिक के द्रव्यमानों से कम होता है। द्रव्यमान की यह क्षति समीकरण E=mc² के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात यहाँ पर हम लोग इस चीज को देखते हैं यहाँ से कि किसी भी भारी परमाणु में
किसी भी भारी परमाणु में किसी भी भारी परमाणु के किसी भी नाभिक का लगभग किसी भी भारी परमाणु में किसी भी नाभिक का लगभग दो समान आकार वाले नए तत्वों के नाभिकों में टूट जाने की प्रक्रिया को ही नाभिकीय विखंडन कहते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिकीय विखंडन कहते हैं। मतलब यहाँ से हम लोग फाइनली ये बोल सकते हैं कि कोई भी भारी नाभिक होता है जिसमें कोई भी नाभिक के लगभग में दो समान आकार में क्या हो जाता है, नए तत्वों का निर्माण हो जाता है। मतलब नए तत्वों में, नए नाभिकों में वह टूट जाते हैं। तो उसके टूटने की जो प्रक्रिया होती है, विखंडन मतलब खंडित हो जाना, विखंडन मतलब क्या हो जाता है, खंडित हो जाना। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो नाभिकीय विखंडन के अंतर्गत हम लोगों ने इस चीज को देखा कि जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो वह लगभग समान आकार वाले दो नए तत्वों के नाभिकों में विभक्त हो जाता है। इस प्रकार बने नए तत्वों के नाभिकों को हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यमानों का योग मूल नाभिक के द्रव्यमान से कम होता है। अतः द्रव्यमान की यह क्षति समीकरण E=mc² के अनुसार ऊर्जा के रूप में क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। ऊर्जा के रूप में क्या हो जाती है भाई, परिवर्तित हो जाती है। अर्थात किसी भारी परमाणु के किसी नाभिक का लगभग किसी भारी परमाणु के किसी नाभिक का लगभग दो समान आकार वाले नए तत्वों के नाभिकों में टूट जाने की प्रक्रिया को ही नाभिकीय विखंडन कहते हैं। क्लियर? तो आई होप आप लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि नाभिकीय विखंडन क्या होता है और नाभिकीय संलयन क्या होता है। आगे देखते हैं नाभिकीय विखंडन का सिद्धांत। नाभिकीय विखंडन का सिद्धांत किस तरीके से है या किस सिद्धांत पर आधारित है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं भाई। तो नाभिकीय विखंडन का सिद्धांत, नाभिकीय विखंडन का सिद्धांत, नाभिकीय विखंडन का सिद्धांत, नाभिकीय विखंडन का सिद्धांत। नाभिकीय विखंडन का सिद्धांत। तो नाभिकीय विखंडन का सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखिए नाभिकीय विखंडन का सिद्धांत क्या होता है, इस बीच पे हम लोग यहाँ से देखते हैं। क्लियर? नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत के आधार पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, नाभिकीय विखंडन का सिद्धांत किस तरीके से होता है। सन 1939 में याको फ्रेंकेल, नील बोहर, ठीक है, सन 1939 में याको फ्रेंकेल, नील बोहर तथा जॉन ए विलर नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया को समझने के लिए, नाभिकीय प्रक्रिया किस प्रक्रिया को समझने के लिए द्रव बूंद मॉडल का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। द्रव बूंद मॉडल का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। द्रव बूंद मॉडल का सिद्धांत क्या किया था, प्रतिपादित किया था। तो इस मॉडल के अनुसार नाभिक को द्रव की बूंद के रूप में, इस मॉडल के अनुसार नाभिक को द्रव की बूंद के रूप में, मतलब गोलाकार के रूप में माना जाता है। मतलब किसके रूप में माना जाता है, गोलाकार के रूप में माना जाता है, जिस पर धन आवेश होता है, जिस पर क्या होता है, धन आवेश होता है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि ये है सन 1939 की बात है, सन 1939 की बात है। सन 1939 में याको फ्रेंकेल, यहाँ पर देखते हैं याको होता है आप लोगों के पास, और क्या होता है, फ्रेंकेल होता है, याका होता है और फ्रेंकेल होता है, और एक और होता है आप लोगों का नील बोहर, ठीक है, एक और होता है आप लोगों का नील बोहर और जॉन ए विलर। देखिए इन्होंने नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया को समझाने के लिए, इन्होंने नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया को, इन्होंने नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया को समझने के लिए, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया को समझने के लिए द्रव बूंद मॉडल का सिद्धांत प्रस्तुत किया। द्रव बूंद मॉडल का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। द्रव बूंद मॉडल का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इस मॉडल के अनुसार नाभिक के द्रव की बूंद, नाभिक के द्रव के बूंद गोलाकार के रूप में मनाया जाएगा, गोलाकार के रूप में मनाया जाएगा।
बनाया जाएगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी बोला जा रहा है कि नाभिकीय विखंडन का सिद्धांत, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत के अनुसार यहाँ पर इस चीज़ को बोला जा रहा है। भाई देखिए किस चीज़ को बोला जा रहा है कि नाभिकीय विखंडन का सिद्धांत सन 1939 में याकॉब फ्रैंकेल, नील बोहर तथा जॉन ए व्हीलर नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया को समझने के लिए द्रव बूंद मॉडल का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। किसका सिद्धांत प्रतिपादित किया था? द्रव बूंद मॉडल का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इस मॉडल के अनुसार नाभिक को द्रव के बूंद पर इस मॉडल के अनुसार नाभिक को द्रव की बूंद में गोलाकार के रूप में गोलाकार के रूप में माना जाता है, जिस पर धन आवेश होता है, जिस पर आपका क्या होता है? धन आवेश होता है। तो नाभिकीय विखंडन का सिद्धांत के अनुसार पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो क्या हो जाता है? सन 1939 में याकॉब फ्रैंकेल, नील बोहर तथा जॉन ए व्हीलर नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया को समझने के लिए द्रव बूंद मॉडल का सिद्धांत प्रतिपादित करता है। इस मॉडल के अनुसार नाभिक को द्रव की बूंदे के गोलाकार के रूप में क्या किया जाता है? माना जाता है, जिस पर धन आवेश होता है, जिस पर क्या होता है? धन आवेश होता है। अब ये आप लोगों का नाभिक होता है, नाभिक में दो पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें आप लोगों का प्रोटॉन क्या होता है? धन आवेशित होता है। यहाँ पर जो प्रोटॉन होता है वो धन आवेशित होता है, और एक और होता है वो क्या होता है? आप लोगों का न्यूट्रॉन होता है। एक न्यूट्रॉन होता है जो कि क्या होता है? अनावेशित होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं होता है। इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं इस तरीके से, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन। ये न्यूट्रॉन, ये हो गया आपको का प्रोटॉन हो गया। तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत के आधार पे हम लोगों ने इस चीज़ को देखा कि सन 1939 में याकॉब फ्रैंकेल, नील बोहर तथा जॉन ए व्हीलर ने नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया का समझने के लिए द्रव बूंद मॉडल का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस मॉडल के अनुसार नाभिक को द्रव के बूंदों के रूप में मनाया जाता है, जिस पर धन आवेश होता है। तो नाभिकीय विखंडन का सिद्धांत सन 1939 में याकॉब फ्रैंकेल, नील बोहर तथा जॉन ए व्हीलर और नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया को समझने के लिए द्रव बूंद मॉडल का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इस मॉडल के अनुसार नाभिक को द्रव के बूंदों के रूप में मतलब गोलाकार के रूप में माना जाता है, जिस पर धन आवेश होता है। तो ये धन आवेश आप लोगों के सन 1939 के बेस में याकॉब में देखा था, उसके बाद फ्रैंकलिन ने देखा था, फिर नील बोहर ने इसके बारे में आगे विवेचना की, इसके बारे में चर्चा की, फिर उसके बाद जॉन ए व्हीलर ने, फिर चारों ने नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया को समझने के लिए एक द्रव मॉडल का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस मॉडल के अनुसार नाभिक को द्रव के बूंद के रूप में, गोले के रूप में माना जाता है, जिस पर धन आवेश की मात्रा होती है, जिस पर क्या होती है? धन आवेश का चार्ज होता है। तो नाभिकीय विखंडन का सिद्धांत के बेस पे ये सन 1939 मतलब सन 1939 में याकॉब फ्रैंकेल, नील बोहर तथा जॉन ए व्हीलर के नाभिकीय विखंडन के प्रक्रिया को समझाने के लिए क्या हो गई थी? द्रव बूंद मॉडल का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इन्होंने मिलजुल करके इस मॉडल के अनुसार नाभिक के द्रव को बूंदे के रूप में माना जाता है, जिस पर धनावेश होता है। तो ये था हमारा नाभिकीय विखंडन और उसके सिद्धांत। हम लोग यहाँ से देख लिए, आप लोगों के पास नाभिकीय विखंडन क्या होता है, नाभिकीय संलयन क्या होता है, नाभिकीय विखंडन क्या है। तो इसके आगे का जो कंटेंट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो देख रहे थे नाभिकीय विखंडन के बेस पे, नाभिकीय विखंडन किस तरीके से होता है, जिस तरीके से नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय संलयन के बाद में नाभिकीय विखंडन होता है, उसके बाद अणु आता है, नाभिक आता है, फिर अणु आता है, फिर अणु के बाद जो नाभिक आता है वो एक दूसरे से किस तरीके से अटैचमेंट रहते हैं। जैसे जैसे जो अणु होता है भाई, जैसे जैसे जो अणु होता है, अणु के बेस पे वो क्या होता है, जो कि छोटे छोटे परमाणु होते हैं, जो छोटे छोटे परमाणु मिलजुल करके क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। और वही परमाणु का केंद्रीय भाग नाभिक पर स्थित होता है। और नाभिक पर दो तरीके के कण होते हैं, नाभिक पर दो तरीके के कण होते हैं। आप लोगों का न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन आपका ऋणावेशित होता है। और इस बेस पे सन 1943 में याकॉब फ्रैंकेल, नील बोहर तथा जॉन ए व्हीलर ने एक चीज बताया था कि इसमें जो नाभिकीय विखंडन होगा भाई, ठीक है, वह उसके प्रक्रिया को समझाने के लिए हम लोग एक द्रव बूंद मॉडल का सिद्धांत प्रस्तुत कर देते हैं। क्या दिक्कत है, ठीक है। तो इन्होंने द्रव बूंद मॉडल का सिद्धांत यहाँ से क्या किया गया, प्रस्तुत किया, यहाँ से प्रस्तुत किया गया। तो उस प्रस्तुति को हम लोगों को प्रतिपादित कर दिया गया। तो इस बीच पे हम लोग सन 1939 में याकॉब फ्रैंकेल, नील बोहर तथा जॉन ए व्हीलर नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया को समझने के लिए, यह समझाने के बेस में द्रव बूंद का मॉडल सिद्धांत प्रतिपादित किया। और इस मॉडल के अनुसार नाभिक को द्रव की बूंदे के गोलाकार के रूप में माना गया, और जिस पर धन आवेश होता है, जिस पर आप लोगों को क्या होता है, धन आवेशित होता है। मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होती है। क्या चार्ज होती है, यहाँ पर
आप लोगों के पॉजिटिव चार्ज होती है। तो इस बेस पे हम लोगों ने ये देखा कि नाभिकीय विखंडन का सिद्धांत किस तरीके से होती है, वह कब आता है, वह किस लिए आता है, उसमें फ्रैंकलिन याकोब नील बोहर ने किस तरीके से एक दूसरे की सहायता मिलजुल करके की, जिस तरीके से नाभिकीय विखंडन का प्रक्रिया को समझाने के लिए हमारा ये जो धन आवेश होता है वो किस तरीके से होता है, ऋण आवेश भी किस तरीके से होता है, एक दूसरे के अटैचमेंट में किस तरीके से होते हैं, इस बेस को देख रहे थे। तो चलिए इसके आगे के जो वीडियो लेक्चर है इसमें इसके बाद वाला जो कंटेंट है, बाद वाला जो टॉपिक है नाभिकीय विखंडन के बेस पे इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए आज का क्लास को हम लोग यहीं और करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ हम लोग मिलते हैं। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।